नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल मैंने आपको मनु के बारे में पढ़ाया था। मनु के अनुसार राजा और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताया था। और आज मैंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा के विषय में कहा था। उम्मीद करती हूँ कि जो रीडिंग मटेरियल मैंने आपको भेजा है वो आपने पढ़ा होगा। देखिए, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, मनु क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो शरीर की भांति होता है। जिस तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से राज्य का निर्माण भी बहुत सारे अंगों के द्वारा होता है। जिस तरह हमारे शरीर में हर अंग की अपनी अलग महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, उसी प्रकार से हम राज्य के प्रत्येक अंग का अपना अलग अलग कार्य है, अलग अलग महत्ता है। और जिस तरीके से शरीर से अलग होकर हमारे अंग बेकार हो जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता, उसी प्रकार से राज्य के से अलग होकर इन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता और इन अंगों के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में मनु ने जो है प्रकृति शब्द का इस्तेमाल किया है राज्य के अंगों के लिए, और उन्होंने राज्य की 7 प्रकृतियाँ अर्थात 7 अंग स्वीकार किए हैं। पहला है स्वामी यानी राजा, दूसरा है मंत्री, तीसरा है पुर यानी किला या परकोटा, चौथा है राज्य, पांचवा है कोश, छठा है दंड और सातवां है मित्र। इस तरीके से इन 7 अंगों के द्वारा राज्य रूपी शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहला अंग है स्वामी। मनु के अनुसार राजा जो है वो स्वामी है। नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता और दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा एक राज्य के लिए आवश्यक है। दूसरा अंग उन्होंने बताया मंत्री। मनु के अनुसार राज्य का कार्य कुशलता पूर्वक चलाने के लिए मंत्रियों का होना आवश्यक है। बिना मंत्रियों के राज्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु एक संस्थागत शक्ति है, जिसका प्रयोग राजा अपने मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। मनु ने आगे चलकर मंत्री परिषद, मंत्रियों के आवश्यक गुणों आदि की विस्तार से चर्चा की है। तीसरा जो अंग है वो है पुर यानी किला। पुर अर्थात राज्य की ऐसी राजधानी जो कि भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर के अंतर्गत एक दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है, एक किले की आवश्यकता व्यक्त की है, एक परकोटे की आवश्यकता व्यक्त की है। देखिए, मनु के अनुसार दुर्ग की कई श्रेणियां हैं, जैसे धनवन्य दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग आदि। यानी राजा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इन दुर्गों का निर्माण करते हैं। चौथा अंग है राज्य। राज्य के अंग के एक रूप में मनु ने राज्य का उल्लेख करके थोड़ा सा भ्रमित किया है, किंतु मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के लिए किया है, अर्थात राज्य में के अंतर्गत आने वाली राज्य की सीमाएं, उस सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि, उसमें निवास करने वाली जनता, ये सब राज्य में सम्मिलित हैं। कोश जो कि 5वां अंग है। राज्य में शासन के पास जो धन एकत्रित है, मनु ने उसको कोश का नाम दिया है। मनु की मान्यता यह है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के विभिन्न कार्य कर सकता है। देखिए, बिना धन के
ना तो हम परिवार को चला सकते हैं, ना राज्य को चला सकते हैं और ना देश को चला सकते हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था होगी तो हमारा घर या हमारा राज्य या हमारा देश भी मजबूत होगा, अन्यथा वो भी कमज़ोर हो जाएगा, लोक कल्याणकारी कार्य नहीं हो पाएंगे। तो मनु ने माना है कि राजा के लिए ये आवश्यक है राज्य को चलाने के लिए कि उसके पास समुचित मात्रा में कोष हो। दंड यानी सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने सेना के अंतर्गत हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना, रथ सेना, अश्व सेना यानी घोड़ों की सेना, जल सेना यानी नावें, पदाती सेना यानी सिपाही आदि का उल्लेख किया है और राजा को ये परामर्श दिया है कि वो सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर समुचित मात्रा में राज्य की रक्षा की व्यवस्था करें। मित्र, जो कि 7वां अंग है, मनु ने मित्र को राज्य के लिए आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया और कहा कि यदि कोई राज्य शून्य में नहीं रह सकता, उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने पड़ते हैं। साथ ही साथ राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए कि दूसरे राज्यों से उसके संबंध मैत्रीपूर्ण हों। देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति और पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे देश कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नज़र डालकर देख सकते हो। यदि दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध मधुर नहीं होते तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। तो मित्र जो है वो एक अनिवार्य अंग के रूप में मनु ने स्वीकार किया। राज्य की प्रकृतियों या अंगों के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि साप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृतियों को समझने के लिए पूर्ण आधार तो नहीं माना जा सकता, किंतु राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन को समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृतियों के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्यों, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी संप्रभुता आदि पर भी विचार किया जाना जरूरी है। यदि इन अंगों का हम तुलनात्मक विवेचन करें तो स्पष्ट रूप से प्रत्येक अंग का अपना महत्व है। एक अंग यदि इसमें से अलग होता है तो समस्त व्यवस्था लड़खड़ा सकती है, किंतु राज्य का शीर्षस्थ अर्थात स्वामी या राजा है। राजा के द्वारा राज्य कार्य हेतु जो कार्य किए जाते हैं, इसलिए उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना गया है। राज्य की प्रकृतियों का तुलनात्मक वरीयता का हम निर्धारण करें तो इन सभी प्रकृतियों को परस्पर एक दूसरे की पूरक बताया गया है और राज्य के लिए सभी अंग या प्रकृतियां आवश्यक है। अब राज्य के कार्य क्षेत्र की विवेचना मैं पहले ही कर चुकी हूँ कि राज्य के कार्य क्षेत्र में सबसे पहला कार्य प्रजा रक्षण है, फिर लोक कल्याण है, फिर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह और नियमन है, न्याय की व्यवस्था है और परराष्ट्र संबंधों का संचालन है, प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह है। इन प्रत्येक कार्यों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक वाइज हम इसको आगे देखेंगे। अब चूँकि मनु ने अपने राजा को बहुत महिमा मंडित किया है, मनु ने बताया कि राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, ईश्वर ने देवों के 7 गुणों से युक्त राजा का निर्माण किया है और राजा की आज्ञा को या राजा की आज्ञा की अवहेलना करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया है। केवल दंड और धर्म के माध्यम से राजा की शक्ति मर्यादित रहती है। तो ऐसे राजा के लिए मनु ने जो गुण होने चाहिए उनके बारे में भी बताया है कि राजा कैसा होना चाहिए। देखिए, मनु
ने अपने शासक को अत्यंत व्यापक और जटिल दायित्व प्रदान किए हैं, और ये शासक इन दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जब वो असीम क्षमताओं और योग्यताओं से विभूषित हो। मनु ने शासक में जो व्यक्तिगत गुण अपरिहार्य माने हैं, उनमें सबसे पहला है कि शासक का जो व्यक्तित्व है उसमें नैतिक गुण बहुत ज़रूरी हैं। उसके दायित्वों के भली भांति निर्वहन के लिए ज़रूरी है कि राजा जो है वो उच्च नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। साथ ही साथ शासक में विनयशीलता होनी चाहिए, क्योंकि जो शासक विनय होगा, सरल होगा, उसी के द्वारा राज्य ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यदि राजा प्रथमभ्रष्ट हुआ तो राज्य भी जल्दी ही पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी तरीके से मनु ने माना है कि राजा को इंद्रिय नियंत्रक कर्ता होना चाहिए। साथ ही साथ राजा को कई दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, जैसे मृग्या, जुआ, दिन में शयन, परनिंद्रा, स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति, मद्यपान, नाच गान में आसक्ति, व्यर्थ भ्रमण आदि व्यसनों से राजा को दूर रहना चाहिए। मनु ने चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, परधन, अपहरण, कटुवचन, कठोरता आदि 8 दुर्गुणों को क्रोधजन्य व्यसन माना है, और इनसे भी शासक को दूर रहना चाहिए। शासक की कार्यकुशलता के लिए ज़रूरी है कि वो शूरवीर हो, पराक्रमी हो, बलशाली हो, समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु और कठोर बनाने की उसमें क्षमता हो, तथा उत्तम शासक वो तभी बन सकता है जब ये इन समस्त गुणों से परिपूर्ण होगा। अब मनु ने शासक के व्यक्तिगत गुणों की चर्चा करने के पश्चात दूसरे अंग पर आते हैं, वो है मंत्री परिषद, जिनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।